नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हमने आपको तमाम वीडियोस के जरिए आपको अभी बताने की कोशिश की कि आखिर जो जेसीएम की बड़ी बैठक, जो सरकारी पक्ष के साथ बैठक होनी, यानी कि एक तरफ सरकार का पक्ष, एक तरफ कर्मचारियों का पक्ष, ये दोनों जब बात करेंगे, जब दोनों आमने सामने होंगे, आखिर वो मुद्दे क्या होंगे जिस पर की बातचीत की जाएगी। जाहिर तौर पर 8वां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, खासकर उसमें जो है इस पर आपकी काफी नजर है, और यूपीएस को लेकर ओपीएस, ये दो चीजें हैं जिसको की लेकर आपकी काफी उत्सुकता और कौतूहलता बनी रहती है आखिर उसमें क्या होगा। तो इन सब पर जो जो मुद्दे उठने वाले, उन सब पर हमने आपको अलग अलग इशू वाइज, मतलब मुद्दा वाइज आपको हमने अलग अलग वीडियो बनाया। तो चलिए, आपको कहीं कुछ छूट ना जाए, हम एक बार फिर से जो हमने बात की थी शिव गोपाल मिश्रा जी से, जो कि आईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये जो जेसीएम है, जो 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 कर्मचारियों का स्टाफ साइड का जो जेसीएम है, इसको हम स्टाफ साइड जेसीएम कहते हैं। मतलब ये जो सरकार से बात करिए, ध्यान रखिएगा, जेसीएम है, ये नहीं कि ऐसे ही कोई किसी ने बना लिया, सरकार का के द्वारा ये जो मान्यता प्राप्त जो संगठन है, उनके नेताओं का ये संगठन, जिसमें 11 लोग हैं, ये सब मिलकर बात करेंगे कि आखिर सरकार का, मतलब उनका तो अपना तो होना ही होगा कि अपना क्या रुख होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके ऊपर सरकार का भी क्या रुख होना चाहिए, सरकार को भी बताया जाए कि कर्मचारी किस बात से परेशान है या कर्मचारी किस बात से खुश है, अगर है तो ये सारी चीजें उस पर बताई जाए, और जो है उसको लेकर सरकार के सामने ये ध्यान में लाया जाए। तो हमने आपको बताया कि हमने आपको मुद्दे दर मुद्दे आपको एक वीडियो बनाकर आपको बताया कि इन चीजों पर चर्चा होने वाली, इन सब चीजों पर बात होने वाली है। तो आइए, हमने जो अलग अलग किया, इस बार हमने जो बात की शिव गोपाल मिश्रा जी से, वो हम पूरा अनकट वीडियो इस वीडियो में आपको डालते हैं, ताकि आपको भी एक बार पूरा रिफ्रेश हो जाए और क्या बात हुई थी वो आप खुद सुन लें। तो वो आप इसको इस वीडियो में आप देख लें, वो अनकट वीडियो है ना, जो पूरी बातचीत थी उसका वीडियो ये। तो आइए सुनते हैं इंटरव्यू। तो वो वीडियो हम आपको पूरा दिखाएं, इससे पहले हम आपसे फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो पहले जरूर कर लें, और आप उसका चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन है, जिससे कि हम अपने संसाधन को और मजबूत करके हम भी जो है आपके साथ मजबूती और दमखम के साथ आपके मुद्दे को आगे बढ़ाएं, आपके मुद्दे पर आवाज लगाएं। तो आइए हम बिना देरी किए उस वीडियो को सुनते हैं, जो हमारी बातचीत एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी, जो स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी, उनके साथ हुई थी, और उन पर ये कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि जेसीएम में हम इसको वो उठाएंगे। तो उस पर जो हमारी बात हुई थी, आइए हम वो वीडियो आपको हम पूरा अनकट सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से अभी जेसीएम की मीटिंग, जो कि बहुप्रतीक्षित मीटिंग है, जिस पर आप सबकी भी नजर है कि आखिर उस मीटिंग में क्या होगा, तो उस पर बात करने के लिए हम सीधे एआईआरएफ के जो महासचिव हैं और ये जो एनसीजेसीएम, नेशनल काउंसिल जेसीएम, उसके जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल सर के साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और देश भर के कर्मचारी आपको बड़ी टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि जेसीएम में कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, क्या होगा। देखिए, ये तो वैसे जेसीएम की रेगुलर मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी की, और इसका एजेंडा हम लोगों ने करीब 6-7 महीने पहले भेज दिया था। अच्छा। तो उसी एजेंडे के ऊपर मीटिंग है, 20-25 आइटम है इसमें। लेकिन जो उसमें प्रमुख मुद्दे हैं वो ये हैं कि एक तो जो हमारे जो एरियर जो मतलब ये डीए का जो है 15 महीने का मामला जो है, अच्छा, ये जो डीए 18 महीने का जो नहीं दिया था 18 महीने का जी, तो वो एक मुद्दा इसमें है। तो उसमें आप कह रहे थे कि हम कुछ डिसएग्रीमेंट लेने। डिसएग्रीमेंट क्या, उसमें हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि रिटायर्ड वालों को दे दिया जाए। अच्छा। और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके खाते में डाल दिया जाए। थोड़ा सा प्रॉब्लम एनपीएस वालों के लिए आ रही थी, तो उसके लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि उनको बॉन्ड दे दिया जाए। अच्छा। तो भारत सरकार से हम लोगों का तो ये था कि 5 साल के लिए कर दीजिए, लेकिन वो अगर चाहें तो अपनी माली हालत को देखते हुए उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट डीए को मतलब किसी भी दृष्टिकोण से रोकना जो है वो ठीक नहीं है।
हम लोग तो उस समय भी तैयार थे कि भाई हम लोग, हमारी एक दिन की तनख्वाह आपने ली है, आप पेमेंट के हिसाब से अफसर है तो ज़्यादा दिन का पैसा ले लीजिए, लोअर पेड एम्प्लॉय है उससे कम दिन का ले लीजिए। हम एक दिन से ज़्यादा का पैसा देने के लिए तैयार थे, जी। लेकिन अब वो सरकार ने दादागिरी दिखाई और एक जो है बंद कर देने का काम कर दिया। तो ये उचित नहीं है, तभी से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमें आशा है कि इस पर कोई विचार होगा, और नहीं विचार होगा तो अब की बार हम लोग स्टैंडिंग कमेटी JCM का जो स्टाफ साइड का पक्ष है वो बैठ करके कुछ इस पर भी निर्णय लेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विधिक रूप से ठीक नहीं है। मतलब इस बार 18 महीने के DA पे कुछ निर्णायक हो जाएगा? हाँ, निर्णायक होगा, या तो सरकार करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है वो खास तौर पर जो रिटायर हो गए लोग हैं उनको बहुत खल रहा है, और वैसे तो ये जो सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। सर्विंग एम्प्लॉइज़ के लिए हम लोग यहाँ तक मान गए कि भाई आज की तारीख में मत दो, लेकिन रिटायर वालों को पैसा दे दो, और जो सर्विंग वाले हैं उनका पैसा उनके PF में जमा कर दो। जो न्यू पेंशन स्कीम में लोग हैं उनको अलग से बॉन्ड दे दो उतने साल का। तो देखते मतलब हैं, ये सारे तरीके हैं जो कि आपने सुझाए जो होंगे। सुझाए हैं। तो सर ये तो बहुत मतलब लोगों के पुरानी मांग है। और भी इश्यूज हैं जिनमें एक टर्म्स एंड रेफरेंस पर भी बातचीत होगी, चूंकि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है। जी जी। लेकिन अभी तक उसके लिए कौन उसके मेंबर्स होंगे, कौन उनके जज होंगे, अभी एक नोटिफिकेशन ये हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी वहाँ पे काम करेंगे 35 डेपुटेशन पे, उनको मांगा है उन्होंने। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि उसकी जो कमेटी है उसका गठन होना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है वो है कि टर्म्स एंड रेफरेंस का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो हालांकि DOPT ने उसको भेज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर को, फाइनेंस एक्सपेंडिचर को। आशा है कि जल्दी उस पर भी कोई फैसला हो जाएगा। इस मुद्दे को भी हम लोग वहाँ उठाने वाले हैं। अच्छा। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चल रहे हैं, जैसे एक जनरल इंश्योरेंस में एक मजाक हो रहा है। एक ज़माने से 30 रुपये जो है वो जनरल इंश्योरेंस में काटे जाते हैं। अच्छा। और 30,000 रुपये दिए जाते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसका कुछ लॉजिकल कुछ करिए, कम से कम मिनिमम पैसा 3 लाख मिले लोगों को, और वैसे 30 लाख भी मिले, और पैसा थोड़ा ज़्यादा कटे, लेकिन अगर आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। और साथ इसके अगर मान लो नहीं डेथ होती है तो पैसा एक बोनस और डिविडेंड के साथ में रिटायरमेंट के समय उसको एक मुश्त मिल जाए, तो एक बचत का साधन हो जाएगा, और दूसरा उसका लाइफ सिक्योरिटी भी रहेगी। तो ये कई बार ये इशू डिसाइड होने के कगार पे आ गया, लेकिन हर बार इसको टालने की कोशिश होती है। लोग इसको लेकर के भी काफ़ी परेशान हैं। अच्छा। तमाम इशूज ऐसे हैं जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, 15-15, 20-20 साल से वो जो है वो पड़े हुए हैं जी। लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि उन पर कोई हल नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने बैठ करके बातचीत की, तमाम आर्बिट्रेशन अवार्ड ऐसे हो गए थे जो कि जिनका कोई मायने नहीं रह गया था। तो वो आप एक तरीके से मतलब समझ लीजिए कि उसकी नेचुरल डेथ हो चुकी थी उन आर्बिट्रेशन अवार्ड की, तो उनको कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसके अलावा जो है हम लोगों ने कहा कि भाई उनका में एरियर बहुत इन्वॉल्व है, जितना पैसा एरियर कैलकुलेशन में लगेगा उतना पैसा तो जो है वो एम्प्लॉय को मिलेगा नहीं, तो हम लोगों ने कहा बिना एरियर के दे दो, उस पर भी लटकाए हुए हैं। तो वो भी बात होगी कि भाई क्या तरीका है। ये भारत सरकार का एपेक्स लेवल है, हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं और वहाँ जो चीज़ें तय हो जाती हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो लगता है सरकार मानेगी? एक तरह से परसेप्शन है कि सरकार अपने इसमें रहती माने। मुझे तो ऐसा, मैं देखिए मेरा इतने दिनों में का एक्सपीरियंस ये है कि मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं सोचता हूँ। हमेशा मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव इंस्टिंक्ट रहता है, अपनी बात को ईमानदारी के साथ में, दृढ़ता के साथ में सरकार के सामने रखना है और सरकार के को इस बात को साफ कर देना है कि हमारे पास दोनों रास्ते हैं, टेबल भी है और सड़क भी है। तो अभी तक सरकार ने कोई भी लड़ने का मौका नहीं दिया है। सरकार ने कोशिश की है कि
जो है वो जब भी कभी हम लोगों ने लड़ाई की बात की है तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप थोड़ा सा मौका हमें और दीजिए। तो विलम्ब होता है मैं समझता हूँ, लेकिन आगे पीछे वो लोग मान ही लेते हैं। और सर जो यूपीएस को लेकर बहुत सारा उस जो 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर कर्मचारियों का असंतोष है, उस पर भी कुछ होना। देखिए यूपीएस वाले मामले में हमने कैबिनेट सेक्रेटरी से भी बात की है, फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात की है और उनको पत्र भी लिखा है। स्टैंडिंग कमेटी में भी हम इस सवाल को उठाने वाले हैं। और मैं 2 मुद्दे प्रमुख हैं। एक मुद्दा तो ये है कि जो 25 साल का सीमा अवधि कर दी गई है उसको घटा करके 20 साल किया जाए। और दूसरा ये जो रिटायरमेंट के समय में 1/10 देने का काम हो रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। इसमें कम से कम आधा पैसा तो उनको मिलना ही चाहिए, 1/5 इसको करने का काम करना चाहिए। ये दोनों मुद्दों को हम लोग पूरी उससे उठाने का काम करेंगे। तो सर ये इस पे कितना लग रहा है, जो 25 से 20 और ये वेटिंग पीरियड वाला जो है, ये मुझे देखिए आप फिर कहेंगे सर कि हमको लग रहा है पहली बार जब पेंशन आई थी हाँ, तो 33% आई थी, उसको बढ़ा करके 50% हो गया। ऐसे ही जब पेंशन आई थी तो उस समय क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 33 ईयर्स होती थी। बाद में घटते घटते 20 साल हो गया, लेकिन 20 साल लगे उसमें। तो मैं इतना समय तो नहीं समझ रहा हूँ। हमारा काम यह है कि हम इस विषय को उठाते रहेंगे, लेकिन इन बच्चों के रिटायरमेंट से पहले इस स्कीम में जो भी बेहतर से बेहतर किया जा सकता है वो करने का काम करेंगे। हम तो प्रयास करेंगे कि ये स्कीम ओपीएस से भी बेहतर हो जाए। और सर अभी हाल ही में पीएनएम की मीटिंग भी हुई थी आपकी, उस पर कुछ अप्रेंटिस वगैरह के लिए कुछ बोर्ड में मीटिंग हुई थी, उसमें रनिंग स्टाफ के मुद्दे हम उठाए, ट्रैकमैन के मुद्दे उठाए, अपॉइंटमेंट के मुद्दे उठाए, तमाम टेक्नीशियन के मुद्दे उठाए और उनको हाई ग्रेड में प्रमोशन की बात की कि भाई 4200-4600 के ग्रेड दिए जाए। सारे डिपार्टमेंट के लोगों का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, क्योंकि अगर आज कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा तो कल पे कमीशन के बाद में उसको उनका लाभ मिल जाएगा। ये जो अप्रेंटिसेस हैं उनके बारे में हम लोगों ने सवाल को किया कि 20% जो आपने किया है तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी जो खाली रह जाती हैं वो भी अप्रेंटिस कोटे में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। एक ये जो 32,000 का रिक्रूटमेंट है वो भी हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से 76,000 का होना चाहिए था। उसको 32,000 करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक आशा है कि उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि हमारे तमाम जनरल मैनेजर्स भी चिंतित हैं कि उनके जो इंडेंट्स हैं उनकी इतनी ज़बरदस्त कटौती हो गई है, तो वो आगे अपना मेंटेनेंस का काम या ऑपरेशन के काम को करेंगे कैसे। रेल का प्रसार हो रहा है, विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जो है वो कटरा और श्रीनगर की लाइन चलाने वाले थे, दैवयोग से नहीं हो पा रहा है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी जुड़ने वाला है। नेट किलोमीटर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन 100% 17 तारीख को हो गया, इसी 17 को जी, आज एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है। तो सवाल है कि हमारे काम तो एकदम ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारियों की संख्या है वो नहीं बढ़ रही। तो इस सवाल को हम लोगों ने बहुत, तो उन्होंने क्या कहा है सर, ये जो उन्होंने कहा है कि वैकेंसी के लिए हम इसको रिव्यू करेंगे। वैसे तो हमने फैसला किया है कि जितनी भी वैकेंसी आई होंगी उनको हम हर साल भरने का काम करेंगे। हमने उनसे कहा आप हर साल भरिए, आपका स्वागत है, लेकिन जो वैकेंसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पहले उनको भर दीजिए। अच्छा, क्योंकि उनको छोड़ करके हर साल की वैकेंसी भरना जो है वो ठीक बात नहीं है। तो साथियों आपने सुन ही लिया, और मुझे लगता है कि ये जो इतनी बड़ी बैठक है जेसीएम की, उसके बारे में भी आपको अंदाजा लग ही गया होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बैठक के बाद हमें जैसे ही अपडेट मिलेगा वो हम आपको फिर से बताएंगे कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ, कर्मचारियों ने क्या कहा, कर्मचारियों के कहने पर सरकारी पक्ष का क्या कहना, तो वो सारी डिटेल्स अपडेट हम आपको देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।